हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज आप लोग इस वीडियो के द्वारा एक इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक टेक्निकल इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें जानेंगे और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज भी आपको यहाँ से गेन होगी। अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है, आप इंटरव्यू में बार बार फेल होते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से स्किल्ड हिंदुस्तान का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप स्किल्ड हिंदुस्तान के साथ जुड़ सकते हैं और जिनके पास जॉब नहीं है उनको 100% जॉब मिल सकती है। अभी हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम हीरामन यादव है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मेरा एजुकेशन महाराष्ट्र मुंबई से है। 10th में 2012 में किया था और इंटर 2014 में किया था और डिप्लोमा मेरा 2018 का पास आउट है। ओके। और फिलहाल मैं अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में एज इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे वर्क इलेक्ट्रीशियन कर रहा पोजीशन हूँ। पे काम कर रहा हूँ। तो क्या क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिस्टम है जो आप देखते हैं वहाँ पे? जो मेंटेनेंस में रहता है कि जैसे वो जो मशीन रहती है उसका इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस देखना रहता है। जैसे मोटर का हो गया, कोई मशीन वो बंद हो गई, वर्क नहीं कर रही है, तो उसको जैसे कभी ब्रेक डाउन भी हो जाता है, ब्रेक डाउन भी हमको देखना पड़ता है उधर पे एज ए इलेक्ट्रिकली। ओके। और कोई ऐसे मशीन चलते चलते बंद हो जाती है तो उसको चेक मतलब टेस्ट करते हैं कि क्यों बंद हुआ है उसका, उस हिसाब से हम उसको वर्क प्रिवेंटिव करते हैं। मेंटेनेंस वगैरह करना, सारी चीज़ें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह करना। और ब्रेक डाउन भी जैसे मशीन का निकल जाता है तो ब्रेक डाउन भी हम लोग करते हैं। ओके। तो अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं मोटर से ही, आपने बताया, तो मोटर को ऑपरेट करने के लिए हम कौन से किस किस तरह से ऑपरेट करते हैं? मोटर को चलाने के लिए किस किस तरह के ड्राइव्स का यूज़ करते हैं, क्या क्या लगाते हैं उसमें? मोटर को चलाने के लिए जैसे सर ड्यूल स्टार्टर है, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है और BFD से भी रन करते हैं मोटर को। ओके। तो जो DOL और स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या अंतर होता है? सर, ड्यूल जो है हम डायरेक्ट उस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और जो स्टार डेल्टा है उसको पहले एक बार जैसे मोटर जब स्टार्ट होता है तो जब हाई करंट लेता है तो उसको ना हाई करंट ले तो उसको पहले हम स्टार में मोटर को ऑपरेट करते, फिर उसमें जो टाइमर लगा रहता है टाइमर के थ्रू वो जैसे 10 सेकंड या 15 सेकंड में हम टाइमिंग सेट करके रखते हैं उसको डेल्टा में जाने के लिए। तो अपने आप टाइमर डेल्टा में उसको ऑन कर देता है। जैसे 70-80% जैसे उसका RPM मतलब आ गया तो डेल्टा में ऑन कर चालू कर देता है। ओके। जो LT पैनल होता है हमारा, LT पैनल में क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं, क्या कुछ लगा रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। सर, LT पैनल में अपना अंडर वोल्टेज और अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट और क्लोजिंग और शंट। ACB कितनी तरह की होती है? एयर सर्किट ब्रेकर कितनी तरह की? ACB सर 2 तरह की होती है, एक EDO होती है और एक MDO होती है। EDO को जो इलेक्ट्रिकली स्प्रिंग को चार्ज करते हैं और MDO को जो मैनुअली स्प्रिंग चार्ज करते हैं। क्या इलेक्ट्रिकल वाली को मैनुअल भी चार्ज कर सकते हैं? सर, उसको कर सकते हैं, उसका कुछ फंक्शन होता है वो करना पड़ता है, उसको हम मैनुअली भी चार्ज कर सकते हैं। ओके। तो जो ACB की में कितनी तरह की ACB की क्या क्या सेफ्टी? अभी हमने पैनल की सेफ्टी की बात की, अभी मैं बोलता हूँ ACB एयर सर्किट ब्रेकर की अपनी क्या सेफ्टियाँ होती हैं? ACB की सर शॉर्ट सर्किट, अंडर वोल्टेज और अर्थ फॉल्ट। सर 3 ही आता है। जो उसका माइक्रो लॉजिकल कंट्रोल होता है, हाँ, उसमें क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं? उसमें ओवर करंट रहता है, शॉर्ट सर्किट रहता है और ग्राउंड फॉल्ट रहता है और एक सर और है, याद नहीं आ रहा सर। ओके, ठीक है। जो हमारी संट कॉइल होती है ब्रेकर के अंदर, वो खराब हो गई है, तो क्या मैं ब्रेकर को ऑन कर सकता हूँ? सर नहीं कर सकते। संट कॉइल का क्या काम होता है?
सॉरी सर, शंट रिले जैसे ख़राब हो गई तो शंट रिले तो ब्रेकर को ऑफ करती है सर। तो अगर शंट रिले नहीं लगी तो ब्रेकर ऑफ नहीं होगा क्या? मैं ऑफ करना चाहूँ तो उसमें जैसे सर ब्रेकर को ऑफ करना है तो जैसे अंडर वोल्टेज रिले लगा रहना चाहिए। अंडर वोल्टेज रिले कैसे उसको ऑफ करती है? जैसे सर अपने एलटी में जो सप्लाई आ रहा है, जैसे कि 2 फेस जैसे 3 फेस आ रहा है, किसी में वोल्टेज कम आ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो जैसे तो उसको अंडर वोल्टेज आ जाता है, जैसे कम वोल्टेज आ रहा है। मेरी वोल्टेज सब कुछ सही आ रही है, बट मेरी क्लोजिंग कोयल ख़राब होगी। सब कुछ क्लोजिंग कोयल मेरी ख़राब हो गई है, तो मैं ब्रेकर को ऑपरेट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा? कर पाऊँगा तो कैसे कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा तो क्यों नहीं कर पाऊँगा? सर इसका तो एक पूरा आइडिया नहीं सर। ओके, तो क्लोजिंग रिले का काम क्या होता है? क्लोजिंग रिले एसीबी को ऑन कराती है। कैसे ऑन करने का कैसे? उसको जैसे ईडी हो तो मैनुअली हम चार्ज करते हैं, सॉरी तो एमडी हो तो मैनुअली चार्ज करते, उसके बाद ऑन का बटन पुश करते तो उसको एसीबी को ऑन या ऑफ करने के लिए अगर आप बटन उसके ऊपर जो लगे हुए हैं उससे अगर आप उसको ऑपरेट करते हो ना, न आपको शंट की ज़रूरत है न क्लोजिंग की ज़रूरत है। ये दोनों रिले रिमोट ऑपरेटेड में ज़्यादा काम आती हैं। भाई आपका पीएलसी से आपको ब्रेकर को ऑन कराना है तो वो रिमोट ऑपरेटेड कराएगी, या टीएनसी से हमें उसको ऑपरेट करना है तो वो ऑपरेट कराएगी। अगर वो ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर जो बटन लगा रहता है उससे दबा के मैं उसको ऑन या ऑफ कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। ये जो हमारी एसीबी होती है, इसकी सर्विस जो करते हैं, सर्विस में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं? क्या कुछ होता है सर्विस के अंदर? सर्विस में सर सबसे पहले जो रहता है कि अपने मतलब जो सीनियर है उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद आपने की कभी एसीबी की सर्विस? सर अभी तो की नहीं है एसीबी की सर्विस। प्रोसीजर बताएं क्या होता है? प्रोसीजर बता रहा था। फिर उसको जैसे अपने को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, फिर उसको जैसे बाहर निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे, रेक आउट करके फिर उसको चेक करते हैं, उसका जो स्प्रिंग वगैरह कोयल वगैरह जो रहता है उसको प्रॉपर देखते हैं। और पूरे ब्रेकर की क्लीनिंग होती है, सीआरसी के थ्रू क्लीनिंग होती है। जितने भी मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ पर ग्रीसिंग ल्यूब्रिकेशन किया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है। डीजल जनरेटर के बारे में क्या जानते हैं आप? डीजल जनरेटर जो है सर एक तरह का वो भी अपने को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देती है। जैसे कि जो डीजल जनरेटर है वो केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज अल्टरनेटर के थ्रू। तो उस सेफ्टी क्या क्या होती है? अगर मैं बोलूँ जनरेटर की क्या सेफ्टी होती है तो उसके बारे में क्या? सर उसकी सेफ्टी होती है लो बॉयल प्रेशर, हाई वाटर लेवल, हाई वाटर टेम्परेचर, लो कूलेंट लेवल और ओवर स्पीड। हाई वाटर टेम्परेचर आने के क्या कारण होते हैं? सर हाई वाटर टेम्परेचर आने के कारण जैसे अपना रेडिएटर में जैसे स्केल आ जाना, रेडिएटर जाम हो जाना, मतलब प्रॉपर उसको अपना कूलेंट को ठंडा न कर पाना, उसके मोटर के जो बेल्ट होते हैं वो लूज हो जाना। ओके। अगर आपका टेम्परेचर का अलार्म आ गया है, हाई वाटर टेम्परेचर का एयर कूल्ड ही डीजी है, हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आ गया है, तो आप क्या चीज़ें देखोगे, क्या करोगे उस कंडीशन में? सर जैसे एसीबी पे जैसे हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आ जाता है, डीजी की ईसीबी पे सर जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में ईसीबी पे जो आता है हाई वाटर टेम्परेचर का, तो टाइम पे सर जैसे कि वो टाइम पे तुरंत हम उसको बंद तो कर नहीं सकते, और जैसे किधर सप्लाई उसकी जब जा रही है वहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह जैसे रहती है तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो उसके जगह पे हम सीनियर से जैसे इन्फॉर्म करके हम जो स्पेयर में जो डीजी रहती हैं जो उसको चालू करेंगे, फिर इसको बंद करके
आधे घंटे बाद उसको फिर अपना उसको चेक करेंगे। ओके, आपके पास एक ही डीजी है और उसको बंद नहीं कर सकते हो? एक ही डीजी, स्पेयर डीजी नहीं है? तो जैसे तो उसको जो रेडिएटर रहता है उसके ऊपर पानी भी मार सकते हैं ऐसा, उससे भी कुछ परसेंटेज ओके, कम हो जाता है। डीजी के अंदर ए चेक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर ये चेक के अंदर आती है जो अपना बैटरी वोल्टेज चेक करना, बैटरी टर्मिनल चेक करना, और जितने भी उसके अंदर लिक्विड होती जी हैं। सॉरी सर, और लूब ऑयल चेक करना, और फ्यूल डे टैंक का फ्यूल चेक करना, कूलेंट चेक करना, और उसके आगे पीछे जो भी मतलब चारों तरफ घूम के उसका जो भी विजुअल विजुअल रहता है उसको चेक करना रहता है। बी चेक कितने दिन में किया जाता है और बी चेक में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं? बी चेक में सर ये चेक को पूरा रिपीट किया जाता है, और बी चेक में जैसे लूब ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, कूलेंट फिल्टर और बाईपास फिल्टर, ये सब जो होते हैं उसको चेंज किया जाता है। ल्यूब ऑयल को चेंज करते हैं नहीं करते हैं उसमें? सर लूब ऑयल को चेंज नहीं करते सर, उसकी फ़िल्टर को चेंज करते हैं। ल्यूब ऑयल चेंज किया जाता है बी चेक में? बी चेक में आपके सामने आज तक हुआ नहीं लगता है? नहीं सर, डीजी एक्चुअली में डीजी वहाँ पे था ही नहीं, ओके, तो डीजी पे वर्क उतना किए भी नहीं थे, तो तो अपना ये सारे फिल्टर भी चेंज होते हैं और ल्यूब ऑयल भी चेंज किया जाता है। कितने घंटे में होता है ये 6 मंथ में शायद रहता है सर। 6 मंथ। और घंटे कितने होते हैं? 600 आवर शायद रहता है सर। 300 घंटे होते हैं और आजकल कुछ नए डीजी आ गए उसमें 500 घंटे 500 पे किया जाता है। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताइए आप। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर वो ज़रूरत है, वो उसको मतलब हम ज़्यादातर उसको बाहर में ही उसको लगाते हैं। वो उसमें जो वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहती है, उसको हम वो डिस्टिल वाटर जो ट्रांसफार्मर की डिस्टिल वाटर रहता है वो डालते हैं। किसके अंदर? वाटर? मिनरल ऑयल रहता है ना उसके, डिस्टिल्ड वाटर तो मिनरल ऑयल रहता है, मिनरल ऑयल। तो उससे उसको वाइंडिंग को कूलिंग भी करता है, उसको इंसुलेशन का भी काम करता है। उसमें सेफ्टी भी जैसे रहती हैं ऑयल वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, कंजर्वेटर टैंक, बकोज रिले, एक्सप्लोजन वेंट, और उसमें सर टैप चेंजर जो रहता है, किसी ट्रांसफार्मर में ऑफ लोड टैप चेंजर करना पड़ता है, किसी ट्रांसफार्मर में ऑन लोड टैप चेंज करना पड़ता है। और उसमें ऑयल को ठंडा करने के लिए एक फिन्स साइड में लगी रहती है जो कूलिंग को ठंडा करती है, सॉरी सर, ऑयल को ठंडा करती है उस फिन्स में। जो आपका ट्रांसफार्मर है, अगर उसकी सेफ्टी की बात करूं तो उसकी सेफ्टियां क्या क्या होती हैं? सर उसकी सेफ्टी होती है बकोज रिले और एक्सप्लोजन वेंट, कंजर्वेटर टैंक और ब्रीदर, WTI और OTI सर। ओके, WTI OTI की सेटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है? सर OTI की सेटिंग जैसे आपका ऑयल का टेम्परेचर 80 डिग्री पे अलार्म देती है, और 85 डिग्री पे उसको ट्रिपिंग कराती है, और वाइटिंग टेम्परेचर 90 डिग्री पे अलार्म आती है और 95 पे ट्रिपिंग कराती है। ओके, बकोज रिले किस तरह काम करती है? बकोज रिले सर जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर छोटा जैसे कोई इस पार को जैसे हो जाता है, उससे जो गैसेज बनता है उससे रिलीज कर देती है, उससे ऑपरेट होती है? उससे ऑपरेट होती है और रिलीज कर देती है। अलार्म भी आता है उससे। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर बात की, डीजी के ऊपर बात की। तो आप जहाँ पर वर्क किया है उस उधर किस तरह की प्रॉब्लम आपने अपने हाथों से रेक्टिफाई की हैं, क्या कुछ किया है?
सर उधर एक बार ऐसा प्रॉब्लम आया था, जैसे हमारा इस एलटी पैनल था, उधर एसी भी लगा था, तो एमडीओ एसी भी था उधर पे। तो एक बार रात में ऐसा ही पावर, जैसे गवर्नमेंट की पावर गई, उधर एमएससीबी की रहती है, तो एमएससीबी की जैसे बोलती पावर गई, तो जब पावर आधे घंटे बाद आई तो वो टाइम पे ऑन ही नहीं हो रहा है। एसीबी को चार्ज कर रहा हूँ, चार्ज हो रहा है मगर ऑन नहीं हो रहा है। तो फिर मैं रात 2 बज गया था सर, तो सीनियर को मैं बोला अभी क्या डिस्टर्ब करूँ, और समय पे अपना प्लांट भी बंद था, तो सुबह प्लांट चालू होने का था, तो मैं फिर 5 बजे अपने सीनियर को फ़ोन किया। वो टाइम पे मेरे को मालूम ही नहीं था कि एसीबी का ऐसा फंक्शन होता है। तो जब सीनियर को फ़ोन किया तो मैं उस पर जो मल्टी फंक्शन मीटर लगा था, तो उस पर मैं वोल्टेज को वीडियो निकाल के मैं अपने सीनियर को भेजा। तो वहाँ पे जब सीनियर थे तो वहाँ पे मतलब बोले कि वोल्टेज बराबर चेक करा। बोला सर वीडियो भी निकाला, बोले वीडियो भेज, तो वीडियो मैं उनको भेजा। तो मैं इनको ये भी बताया था कि सर जैसे अपना 3 फेस आ रहा है 440 आ रहा है, और एक में आ रहा है 230। तो उनको तुरंत समझ गए। फिर वो बोले कि एक काम कर, टेंशन मत ले, भी रहने दे, मैं एमएससी वाले कुछ फ़ोन करता हूँ, अंडर वोल्टेज हो गया है, इसके लिए वो ऑन नहीं हो रहा है। तो टाइम पे मेरे को मालूम पड़ा था कि अंडर वोल्टेज होने से अपना एसी भी ऑन नहीं होता है। तीनों फेस में अगर आपकी सप्लाई नहीं है तो उस कंडीशन में आपका ब्रेकर ऑन नहीं होगा। तो एक फेस में किसी में सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर नहीं थी इसके लिए सर। तो टाइम में मेरे को एसीबी का ये मालूम पड़ा था, नहीं तो उतना जानकारी अपने को एसीबी का था नहीं। यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत और अपने मोटर को टेस्ट करना है। मैं कहता हूँ कि मेरी मोटर ना यार चल नहीं रही है, तो उसको टेस्ट करना है, किस तरह करेंगे? मोटर जैसे सर सप्लाई जैसे उसको लगी है, तो सबसे पहले सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, फिर उसके वाइंडिंग को उसके कंटिन्यूटी चेक करना है। कैसे चेक करते हैं सर? जो ये मल्टीमीटर रहता है, उसको जो बजर रहता है उस पर करके, और जो 2 वायर रहते हैं अपना रेड और ब्लैक का, एक वाइंडिंग पे देना है और एक उसके बॉडी पे देना है। तो बजर अगर बजेगा तो कंटिन्यूटी जैसे अब बता रहा है, तो अपना मोटर शॉर्ट है। फिर ब्रेक बोले तो बॉडी से शॉर्ट है वाइंडिंग। ओके, बॉडी के साथ में बोल रहा है तो हाँ। ओके। और जैसे कॉइल में जैसे लगा रहे, अगर कॉइल टू कॉइल बोल रहा है तो ठीक है, अगर कॉइल टू कॉइल नहीं बोल रहा तो कॉइल टू ब्रेक है। ओके, वाइंडिंग जल गई है या कुछ भी? हाँ। तो मेरे हिसाब से तो आपने एक अच्छा लर्न किया है। और अभी इंटरव्यू के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपके साथ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर आके स्किल्ड हिंदुस्तान में आपने ज्वाइन करके क्या कुछ एक्स्ट्रा लर्न किया, तो क्या रहा आपका रिव्यू, क्या रहेगा उसमें, क्या कहना चाहोगे? सर स्किल हिंदुस्तान में एक्चुअली देखा जाए तो पहले उतना जो स्किल हिंदुस्तान में सीखा वहाँ पे नहीं सीख पाया था। जो वहाँ पे प्रैक्टिकल था, थियोरेटिकली उतना नहीं था। वहाँ पे प्रैक्टिकल किया था, मगर जब यहाँ पे थियोरेटिकली किया तो मेरे को थोड़ा फिर समझ में आने लगा कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ ऐसा होती है, ऐसी मतलब जो भी एसीबी था, वीसीबी जो था, और ड्यूल स्टार्टर तो किया था, मगर उतना तो भी कंफ्यूज होता था। यहाँ पे तो एक ही बार में मेरा क्लियर हो गया था। अभी तो आंख बंद करके कोई बोले कि ड्यूल, तो आंख बंद करके ही बना सकते हैं। हाँ, मैं बना सकता हूँ आँख बंद करके ड्यूल या स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे अगर बोलें कि 2 जगह से कंट्रोल करता तो मैं वो भी कर लूँगा। ओके, ऑटोमेशन भी आपको आ गया? ऑटोमेशन भी आ गया। फ्लोट स्विच एक बार वहाँ पे आया था, फ्लोट स्विच एट द वहाँ पे वो था, एक कंट्रोलर था WLC वाटर लेवल कंट्रोलर था। जैसे पानी टाँकी में भर जाता तो ऑटो में कटअप हो जाता है, तो मेरे को ये फ्लोट स्विच था, ये दिए थे तो मैं कर नहीं पाया था। तो मेरे सीनियर बोले फिर तू क्या कर सकता है, तो तू कर ही नहीं पाएगा, फिर मेरे को दूसरा ये लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं बोला सर मैं करूँगा इसको। फिर मैं अपने पास एक सब चेक कर लिया था, उसका सेंसर भी चेक कर लिया था जो था, और सप्लाई वगैरह सब चेक कर लिया था, तो अपना बरोबर था। फिर मैं बोला सर मेरे एक चीज़ और नहीं चेक किया हूँ, या उसको चेंज करके देखता हूँ, और पहली बार उस पर मैं काम भी कर रहा था। तो मैं फिर उधर वाटर लेवल कंट्रोलर एक लाया, उसको लगाया, फिर चालू किया, फिर ऑटो में कटअप होने लगा। फ्लोट से सेंसर जो था कर नहीं पाया था, मगर इधर मैं कर लिया उसको, ऑटो मैनुअल दोनों। तो यहाँ पे जो अपने मतलब फीस दिया तो वो पैसा वसूल हो गया आपका? सर पैसा तो मेरा वसूल हो गया, जो भी फीस दिया है मेरा पैसा वसूल हो गया। ओके,
तो अपने आप को कितना मतलब कितना बेटर अभी फील कर रहे हो आप? अपने आप को जहाँ से आए थे 50% थे, अभी 95% तक अपने को बेटर समझ रहे हैं। तो सुपरवाइजर के लिए कितनी दिन के बाद अप्लाई कर दोगे? बस 2-3 महीने। क्योंकि मेरे हिसाब से ना अभी आपका लेवल ठीक है, मतलब थोड़ी सी और जब आप ये चीज़ें जो अभी सीखी हैं ना इनको प्रैक्टिकल में लेके आओगे तो यूँ टारगेट बनाओ कि आपको 2 महीने के बाद ना विदिन 2 मंथ आपको उस पोजीशन पर जाना है, और एक इंजीनियर लेवल का भी एक प्लान करो। अभी अपना कोर्स है HVAC कोर्स है, वो भी स्टार्ट हो गया है। अगर आपको लगता है कि मुझे HVAC भी सीखना चाहिए तो वो भी एक ज़रूरी मतलब सब्जेक्ट है, और आपको आगे इंजीनियर बनने के लिए, सुपरवाइज़र बनने के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी सर। और जो लोग देख रहे हैं भाई PLC हमारा स्टार्ट हो गया और भी काफ़ी कुछ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोगों को लगता है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में एक जो एक मोड है भाई, अंधेरे में कई बार हम लोग अपने आप को अंधेरे में फील करते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो अब वहाँ पर आपको स्किल्ड हिंदुस्तान दिखेगा और आपकी पूरी हेल्प करेगा, और आपके लिए भी वेलकम है। अगर कभी भी आपको लगता है ये कोर्स में ना, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है सर इसमें 3 महीने की वैलिडिटी है, बट दोस्तों मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा इसमें आप लोगों को जो वैलिडिटी मिलती है लाइफ टाइम की वैलिडिटी। लाइफ टाइम वैलिडिटी। आपको कभी भी कुछ भी कंसर्न है आप मेरे से, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो वही है कि 3 महीने का इसलिए है कि बच्चा उसी के ऊपर लेके बैठा नहीं रहे, उसको सीख के उसको आगे बढ़ना है। तो उसके टाइम बाउंड रहेगा तो वो वही ठीक है, इतने दिन में मुझे करना ही, तो कोर्स बंद हो जाएगा। कोर्स तो ऐप बंद हो जाएगा आपका, या आपका जो कोर्स बंद हो जाएगा, बट एक रिलेशनशिप है और जो एक बाउंडिंग है वो कभी ब्रेक नहीं होगी। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कोर्स से रिलेटेड, या कोई फीडबैक देना चाहेंगे? मैं यही फीडबैक देना रहेगा कि जो भी अभी नॉन टेक्निकल में जॉब जो कर रहे हैं वो अपने स्किल को इम्प्रूव करें, स्किल हिंदुस्तान में आके, और अपने एक जॉब अपना ले सके अच्छे से, और अपना जो सपना, अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लेके भाग जाएंगे, आपका पैसा खा जाएंगे। जो भी इसमें है, जो भी रियल है, मैं भी यहाँ पे पहले डर लगता था, मगर जब मैं यहाँ पे आया तो डर मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जो दोस्त हैं उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप नॉन टेक्निकल में हैं तो आप टेक्निकल लाइन, अपनी लाइन में आ जाइए, आप अपना ड्रीम को पूरा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डियर, मैं आपको भाई आपके बेहतर फ्यूचर के लिए आपको विश करता हूँ कि भाई आपका फ्यूचर बेटर हो, और आप अपने जो टारगेट्स सेट किए हैं, नहीं किए हैं तो टारगेट सेट करो और उनको जल्दी से जल्दी अचीव करो। ओके सर, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ठीक है फ्रेंड, अभी तक वीडियो देखिए आपने, अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन तो आपको दबाना है, नहीं दबाए तो आगे की वीडियो मिस कर देंगे। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।